नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल जे क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको MPTET वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट 1 बताएंगे और विषय क्या रहेगा आपका हिंदी। आपको आज हम हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसका पार्ट 2 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 बता चुके हैं। आपको एक प्रैक्टिस सेट में हम 150 यानी 150 प्रश्न बताएंगे जो आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 51। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 50 तक प्रश्न बता चुके थे। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक 51। प्रश्न क्रमांक 51 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं, यह किसने कहा है। प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं, यह किसने कहा है। ए नंबर महंत ने, बी नंबर किशोरीदास वाजपेयी ने, सी नंबर विवेक की राय ने और डी नंबर शिवदान सिंह चौहान ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं, यह किसने कहा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 51 का डी नंबर शिवदान सिंह चौहान ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 52। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 52 क्या है। गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा देने वाले उपन्यासकार हैं। ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी नंबर पंत और डी नंबर निराला। प्रश्न क्या है आपका, गद्य को जीवन संग्राम की संज्ञा देने वाला उपन्यासकार है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर निराला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 क्या है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। प्रश्न क्या है आपका, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। ए नंबर गोदान, बी नंबर निर्मला, सी नंबर रंगभूमि और डी नंबर कायाकल्प। तो सोचिए और बताइए कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर रंगभूमि। जो सूरदास है किस उपन्यास का पात्र है, तो आपका आंसर आ जाएगा रंगभूमि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या है, किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया। प्रश्न क्या है, किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया। ए नंबर टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी नंबर भूले बिसरे चित्र, सी नंबर चित्रलेखा और डी नंबर 3 वर्ष। तो बताइए किस उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर चित्रलेखा। किस उपन्यास में, चित्रलेखा उपन्यास में पाप पुण्य की व्याख्या को आधार बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 क्या है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित उपन्यास किसके हैं। प्रश्न नंबर 55 में आपसे पूछा गया है गांधी दर्शन पर आधारित उपन्यास किसके हैं। ए नंबर प्रेमचंद के, बी नंबर अगय के, सी नंबर मुक्तिबोध के और डी नंबर सियाराम शरण गुप्त के। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित उपन्यास किसके हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर सियाराम शरण गुप्त के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 56। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 56 क्या है, अंधाधुन अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। प्रश्न क्या है आपका, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ 4 कथन दिए हैं, 4 कथन में से आपको बताना है कि अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। ए नंबर यह एक गीति नाट्य है, बी नंबर इसमें लेखक ने नया प्रयोग किया है, सी नंबर यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, डी नंबर इसमें लेखक ने एकांकी की प्रवृत्ति का परित्याग किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 में देखिए प्रश्न नंबर 57, अंधेर नगरी एकांकी के रचनाकार कौन है। ए नंबर श्रीनिवास दास, बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न क्या है आपका, अंधेर नगरी एकांकी के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जयशंकर प्रसाद। सॉरी, जयशंकर प्रसाद नहीं है, अंधेर नगरी एकांकी के रचनाकार कौन है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 क्या है, हिंदी का पहला एकांकी नाटक कौन सा है। प्रश्न नंबर 58 में पूछा है आपको हिंदी का पहला एकांकी नाटक कौन सा है। ए नंबर नरमेध, बी नंबर आधे अधूरे, सी नंबर एक घुट और डी नंबर चारू मित्रा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का पहला एकांकी नाटक कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एक घुट। हिंदी का पहला एकांकी नाटक कौन सा है, एक घुट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में पूछा है हिंदी का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है। प्रश्न क्या है आपका, हिंदी का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है। ए नंबर चारू मित्रा, बी नंबर आधे अधूरे, सी नंबर बादल की मृत्यु और डी नंबर कारवा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या है सोचिए और बताइए सही आंसर क्या होगा इसका प्रश्न नंबर 59 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर कारवा। हिंदी का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है, तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा कारवा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में क्या दिया, चलिए देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा है। ये आपको चार यहाँ पे एकांकियों के नाम है, इसमें कौन सा एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा है। ए नंबर कारवा, बी नंबर रश्मिताई, सी नंबर चारुमित्रा और डी नंबर सप्तकिरण। तो बताइए यहाँ से कौन सी एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा। तो यहाँ पे सप्तकिरण भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, चारुमित्रा भी लिखा है और रेशमिताई भी लिखा है। और प्रश्न में पूछा है आपको कि कौन सा एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कारवा। जो कारवा एकांकी है इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नहीं लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में क्या दिया है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में वैदिक यज्ञों की निर्दयी बलि प्रथा का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में वैदिक यज्ञों की निर्दयी बलि प्रथा का वर्णन किया गया है। ए नंबर अजातशत्रु, बी नंबर धुर स्वामिनी, सी नंबर करुणालय और डी नंबर कामना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, सोचिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जयशंकर प्रसाद की किस रचना में वैदिक यज्ञों की निर्दयी बलि प्रथा का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर करुणालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या है आपका, नीचे लिखे गए नाटकों में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है। यहाँ पे नीचे 4 नाटक के नाम दिए हैं आपको, इनमें से बताना है कि कौन सा गीति नाट्य नहीं है। ए नंबर रजत शेखर, बी नंबर दूर और पास, सी नंबर उन्मुक्त और डी नंबर मत्स्य गंधा। तो ये 4 नाटकों के नाम दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा गीति नाट्य नहीं है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर दूर और पास। ये दूर और पास जो है एक गीति नाट्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 63। चलिए प्रश्न नंबर 63 में क्या है, महाभारत की सांझ के लेखक का क्या नाम है। ए नंबर भारत भूषण अग्रवाल, बी नंबर सत्येंद्र शरत और सी नंबर देवराज दिनेश और डी नंबर विनोद रस्तोगी। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63, महाभारत की सांझ के लेखक का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर भारत भूषण अग्रवाल। ये क्या है, महाभारत की सांझ के लेखक का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 64, नीचे लिखे संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में से किस रचना को भारत का पहला उपन्यास कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखे यानी 4 संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में से किस रचना को भारत का पहला उपन्यास कहा जाता है। ए नंबर कथा सुक्ति सागर, बी नंबर वासवदत्ता, सी नंबर 10 कुमार चरित्र और डी नंबर कादम्बनी। तो सोचिए ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो आपके प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर आ गया डी नंबर कादम्बनी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में क्या दिया है, निम्नलिखित कारणों में से किस कारण में 10 कुमार चरित्र को उपन्यास कहना युक्ति संगत नहीं है। ये आपको 4 कारण दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 65 है आपका, इसमें क्या बताना है कि किस कारण से 10 कुमार चरित्र को उपन्यास कहना युक्ति संगत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए आप, इसके बाद आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है 10 कुमार चरित्र में रोचकता है, दूसरा उसमें अलंकारिता की प्रधानता है, तीसरा भिन्न भिन्न कथा वस्तुओं को मूल कथा के निर्बल सूत्रों से जोड़ा नहीं जा सका और डी नंबर इसमें उपन्यास के लक्षणों का समावेश हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर कौन सा है आपका प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, भिन्न भिन्न कथाओं को मूल कथा के निर्बल सूत्रों से जोड़ा नहीं जा सका। तो ये आपका प्रश्न नंबर 65 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 क्या है, साहित्य और जन संघर्ष के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 66 में आपसे पूछा है साहित्य और जन संघर्ष के रचयिता कौन है। ए नंबर गिरिजा शंकर, बी नंबर नरेंद्र मोहन, सी नंबर शंभुनाथ सिंह और डी नंबर कमलापति तिवारी। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि साहित्य और जन संघर्ष के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शंभुनाथ सिंह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए, साहित्य और सामाजिक मूल्य के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 67 में आपसे पूछा गया है कि साहित्य और सामाजिक मूल्य के रचयिता कौन है। ए नंबर मैनेजर पांडे, बी नंबर मुक्ति बोस, सी नंबर नंद किशोर नवल और डी नंबर अगय। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि साहित्य और सामाजिक मूल्य के रचयिता कौन है। सोचो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मैनेजर पांडे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 में क्या दिया है, सगुणों कहकर किस आचार्य ने काव्य में गुणों के महत्व को स्वीकार किया है। प्रश्न है आपका सगुणों कहकर किस आचार्य ने काव्य में गुणों के महत्व को स्वीकार किया है। ए नंबर विश्वनाथ ने, बी नंबर पंडित राज जगन्नाथ ने, सी नंबर वामन ने और डी नंबर मर्मट ने।
तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका प्रश्न नंबर 68 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मम्मट। किसने? मम्मट ने। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में क्या है? दोष प्रकरण के अंतर्गत विद्वानों ने शब्द दोष कितने प्रकार के माने हैं? प्रश्न क्या है आपका? दोष प्रकरण के अंतर्गत विद्वानों ने शब्द दोष कितने प्रकार के माने हैं? ए नंबर 2, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? बताइए। दोष प्रकरण के अंतर्गत विद्वानों ने शब्दकोश कितने प्रकार के माने हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 3 प्रकार के। कितने प्रकार के माने हैं? 3 प्रकार के। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 70। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, विद्वानों ने काव्य रचना हेतु के लिए रचनाकार की 3 विशेषताएं मानी। विद्वानों ने काव्य रचना के हेतु के लिए रचनाकार की 3 विशेषताएं मानी है। नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी उस पर चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 70 में आपसे क्या पूछा है? विद्वानों ने काव्य रचना के हेतु के लिए रचनाकार की 3 विशेषताएं मानी है। नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सी है उस पर चिन्ह लगाइए। तो ए नंबर प्रतिभा, बी नंबर उत्पत्ति, सी नंबर शक्ति और डी नंबर अभ्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर शक्ति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 क्या है? संस्कृत का वह कौन सा आचार्य है जिसके मत से काव्य रचना से कवि को और उसका अध्ययन करने से पाठक वर्ग को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संस्कृत का वह कौन आचार्य है जिसके मत से काव्य रचना से कवि को और उसका अध्ययन करने से पाठक वर्ग को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है? ए नंबर आचार्य वामन, बी नंबर आचार्य भामा, सी नंबर भरत मुनि और डी नंबर आचार्य विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आचार्य भामह। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या है? स्वतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? प्रश्न नंबर 72 में आपसे पूछा है, स्वतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? ए नंबर सूरदास ने, बी नंबर चंद्रदाई ने, सी नंबर तुलसीदास ने और डी नंबर कबीर ने। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तुलसीदास ने। स्वतः सुखाय कहकर किसने, यानी कि तुलसीदास ने, किसने काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो आपका आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 में क्या दिया है? राजशेखर के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न में पूछा है आपको, राजशेखर के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित में से क्या है? ए नंबर अक्षय कीर्ति प्राप्त करना तथा आनंद की प्रतीति, बी नंबर धन प्राप्त करना, सी नंबर अशिव का विनाश करना और डी नंबर लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना। तो आपका प्रश्न नंबर 73 में पूछा है कि राजशेखर के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अक्षय कीर्ति प्राप्त करना तथा आनंद की प्रतीति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या देखते हैं, चलिए। प्रश्न नंबर 74, ये आपका प्रश्न नंबर 74 है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? देखिए फिर से उक्ति पढ़ रहे हैं। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? ए नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, बी नंबर जयशंकर प्रसाद द्वारा, सी नंबर मैत्रीशरण गुप्त द्वारा और डी नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? आपका प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मैत्रीशरण गुप्त द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में क्या दिया है? काव्य से संबंधित जो कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत हो उस पर चिन्ह लगाइए। प्रश्न है आपका, काव्य से संबंधित जो कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत हो उस पर चिन्ह लगाइए। ए नंबर काव्य आंतरिक सौंदर्य की उद्भावना करता है, बी नंबर काव्य परहित के लिए होता है, सी नंबर काव्य से रचनाकार के हृदय को आनंद प्राप्त होता है और डी नंबर उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काव्य से संबंधित जो कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत हो उस पर चिन्ह लगाइए। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन भी सत्य के अधिक निकट है, बी नंबर का ऑप्शन भी है और सी नंबर का ऑप्शन भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपयुक्त तीनों। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 क्या है? कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? प्रश्न क्या है आपका? कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? ए नंबर पूर्वी हिंदी, बी नंबर पश्चिमी हिंदी, सी नंबर पहाड़ी और डी नंबर बिहारी। तो आपका प्रश्न नंबर 76 में 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पश्चिमी हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। मुजफ्फरनगर किस बोली का क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 77 में आपसे पूछा है मुजफ्फरनगर किस बोली का क्षेत्र है?
ए नंबर ब्रज, बी नंबर कन्नौजी, सी नंबर खड़ी बोली और डी नंबर छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है आपका मुजफ्फरनगर किस बोली का क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर खड़ी बोली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है बांगरू का संबंध है। प्रश्न नंबर 78 में आपसे क्या पूछा? बांगरू का संबंध है। ए नंबर पहाड़ी से, बी नंबर बिहारी से, सी नंबर पूर्वी हिंदी से और डी नंबर पश्चिमी हिंदी से। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है आपका बांगरू का संबंध है किससे है? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर पश्चिमी हिंदी से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 क्या है? बहराइच सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न है आपका बहराइच और सुल्तानपुर किस बोली के अंतर्गत आते हैं? ए नंबर गढ़वाली, बी नंबर अवधी, सी नंबर बांगरू और डी नंबर छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है डिंगल भाषा। डिंगल भाषा का अर्थ है ए नंबर ब्रज भाषा, बी नंबर असाहित्यिक भाषा, सी नंबर अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी और डी नंबर मिश्रित अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 80 है आपका डिंगल भाषा का अर्थ है। तो चार ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 81 में आपसे पूछा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? ए नंबर बिहारी हिंदी, बी नंबर पश्चिमी हिंदी, सी नंबर उत्तरी हिंदी और डी नंबर दक्षिणी हिंदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पश्चिमी हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 में क्या है? मालविका अग्निमित्रम में वर्णित विदर्भ का राजा कौन है? ए नंबर वीरसेन, बी नंबर अग्निमित्र, सी नंबर हरिदत्त और डी नंबर यज्ञसेन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका? प्रश्न नंबर 82 का चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर यज्ञसेन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 क्या है? कोई व्यंजन किसके बिना उच्चरित नहीं किया जा सकता? प्रश्न है आपका कोई व्यंजन किसके द्वारा उच्चरित नहीं किया जा सकता? ए नंबर स्वयं के, बी नंबर विसर्ग के, सी नंबर स्वर के और डी नंबर अनुस्वार के। तो आपका प्रश्न नंबर 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई व्यंजन किसके बिना उच्चरित मीन्स उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा सी नंबर स्वर के। कोई व्यंजन स्वर के बिना उच्चारित या उच्चरित नहीं किया जा सकता, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84। हिंदी वर्णमाला के वर्ण छ, त्र, ज्ञ को कहते हैं? जो आपकी हिंदी वर्णमाला के वर्ण यहाँ पे 3 वर्ण दिए हैं, छ दिया है, त्र दिया है और ज्ञ दिया है, को कहते हैं? ए नंबर तालव्य वर्ण, बी नंबर औष्ठ्य वर्ण, सी नंबर संयुक्त वर्ण और डी नंबर स्फूर्त वर्ण। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? सोचिए, हिंदी वर्णमाला के वर्ण कौन से 3 वर्ण हैं? छ, त्र, ज्ञ को क्या कहते हैं? तो ऐसे वर्णों को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में दिया है हिंदी के 2 उत्प्रेक्षित व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 85 में आपसे पूछा है हिंदी के 2 उत्प्रेक्षित व्यंजन कौन से हैं? न, ण, त, थ, प, फ, न, ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 85 का? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर र, न, ण। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 में क्या है? लक्षणा में किसकी प्रधानता होती है? प्रश्न नंबर 86 में आपसे पूछा है कि लक्षणा में किसकी प्रधानता होती है? ए नंबर अन्यार्थ की, बी नंबर व्यंग्यार्थ की, सी नंबर वाच्यार्थ की और डी नंबर लक्ष्यार्थ की। तो आपका प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर लक्ष्यार्थ की। लक्षणा में किसकी प्रधानता होती है? तो लक्ष्यार्थ की प्रधानता होती है। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 में अमानवीय गुणों में, प्रश्न नंबर 87 में क्या पूछा है आपको? अमानवीय गुणों में मानवीय गुणों का जब आरोपण किया जाता है तब होता है। प्रश्न फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अमानवीय गुणों में मानवीय गुणों का जब आरोपण किया जाता है तब होता है। ए नंबर यथ संख्या अलंकार, बी नंबर मानवीकरण अलंकार, सी नंबर रूपक अलंकार और डी नंबर विभावना अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 87 का? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मानवीकरण अलंकार। जब अमानवीय गुणों में मानवीय गुणों का जब आरोपण किया जाता है तब होता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 में क्या दिया है? अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराए तो कौन सा अलंकार होगा?
प्रश्न क्या है आपका, अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराएं तो कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर समासोक्ति, बी नंबर अनुक्ति, सी नंबर विशेषोक्ति और डी नंबर अतिशयोक्ति। ये 4 अलंकारों के नाम दिए हैं आपको। प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 में पूछा है, अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराए तो कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अनुक्ति अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 में क्या कहा है, वक्ता की बात जब श्रोता अलग अर्थ निकाल ले तो कौन सा अलंकार होगा। वक्ता की बात का जब श्रोता अलग अर्थ निकाले तो कौन सा अलंकार होता है। ए नंबर निर्दर्शना, बी नंबर परिकलांकर और सी नंबर उपरोक्ति और डी नंबर सादृश्य मूलक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उपरोक्ति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 क्या है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद निम्नलिखित दर्शन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 90 में आपसे क्या पूछा है, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद निम्नलिखित दर्शन पर आधारित है। ए नंबर सांख्य दर्शन, बी नंबर न्याय दर्शन, सी नंबर शिव दर्शन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर शिव दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 में क्या दिया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन पक्षते किसकी उक्ति है। प्रश्न 91 को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें कहा है काव्य शोभाकरात धर्मान अलंकार प्रच्छते किसकी उक्ति है। ए नंबर मर्मट, बी नंबर भोज, सी नंबर भरत और डी नंबर दंडी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर दंडी। जो काव्य शोभाकारन धर्मान अलंकारन प्रच्छते ये किसकी उक्ति है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, दंडी। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है, अलंकृति पुनः कवापी कथन किसका है। अलंकृति पुनः कवापी कथन किसका है। ए नंबर विश्वनाथ का, बी नंबर जगन्नाथ का, सी नंबर मर्मट का और डी नंबर जयदेव का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मर्मट का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 93। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। प्रश्न नंबर 93 में आपसे पूछा गया है कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। ए नंबर 11, बी नंबर 8, सी नंबर 7 और डी नंबर 5। तो सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 93 का सही आंसर क्या है, बी नंबर 8। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है, विश्वनाथ का मत है, जो विश्वनाथ है उनका मत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है, बी नंबर साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, सी नंबर आश्रय के साथ सामाजिक का ताताम्य हो जाना और डी नंबर साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 94 का, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है, असलक्ष्य क्रम को ध्वनि का भेद माना है। जो असमलक्ष्य है इस क्रम को ध्वनि का भेद माना है, किसने माना है। ए नंबर भोज ने, बी नंबर मर्मट ने, सी नंबर क्षेमेंद्र ने और डी नंबर आनंद वर्धन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 95 का। प्रश्न नंबर 95 का सही आंसर है आपका डी नंबर आनंद वर्धन ने। इस प्रकार से साथियों आपको मैंने यहाँ पे 95 प्रश्न बताया। इसके बाद और आगे प्रश्न है, आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों या लग रहे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 96। प्रश्न क्रमांक 96 में क्या दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 96 में पूछा है आपसे, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। ए नंबर आगरा में, बी नंबर दिल्ली में, सी नंबर कलकत्ता में और डी नंबर मथुरा में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कलकत्ता में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 97 में आपसे पूछा है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता हैं। ए नंबर बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बी नंबर अंबिका दत्त व्यास, सी नंबर केशवराम भट्ट और डी नंबर बाबू तोताराम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बाबू बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे के रचयिता कौन है, तो आप आंसर बता देंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम है। प्रश्न 98 में क्या पूछा है आपसे, साधारणीकरण शब्द के आविष्कारकर्ता आचार्य का नाम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भट्टनायक। कौन है इसके आचार्य का नाम, तो भट्टनायक। आपको प्रश्न नंबर 98 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 क्या है, विभावना अलंकार का लक्षण है। आपसे प्रश्न नंबर 99 में पूछा है, विभावना अलंकार का लक्षण है। ए नंबर, एक कार्य के अनेक कारण होते हैं।
बी नंबर बिना कारण के कार्य की सिद्धि, सी नंबर कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना, और डी नंबर कार्य कहीं कारण कहीं कार्य कहीं, ये डी नंबर। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? विभावना अलंकार का लक्षण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 99 का बी नंबर, बिना कारण के कार्य की सिद्धि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से सही कथन है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शनों को पढ़ना है और ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही कथन है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, व्यंग्यार्थ अनिवार्यतः मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 101। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा, प्रश्न नंबर 101 में क्या पूछा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 101 का? तो इसका ए नंबर विभक्त रस, बी नंबर करुण रस, सी नंबर शांत रस और डी नंबर अद्भुत रस। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए प्रश्न नंबर 101 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शांत रस। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है तो वह है शांत रस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 102। साथियों, आपको मैं जो हिंदी के जो प्रश्न बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1 का जो पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से लेके 125 तक बताऊंगा। और जो हिंदी सेट के 125 प्रश्न हैं और उन्हें दो पार्ट में बांट के मैं आपको प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, जिसमें आपको कम समय में आप तैयारी कर सकें। तो चलिए प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 में क्या दिया है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, इस मत के पोषक हैं। प्रश्न नंबर 102 में आपसे पूछा है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, इस मत के पोषक हैं। ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र, बी नंबर श्याम सुंदर दास, सी नंबर बाबू गुलाब राय और डी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? आपके सामने प्रश्न है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, इस मत के पोषक हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। स्वरूपतः यथार्थवाद होता है। प्रश्न नंबर 103 में आपको पूछा है स्वरूपतः यथार्थवाद होता है। ए नंबर आदर्शवाद का विरोधी, बी नंबर कल्पना तत्व का उपेक्षक, सी नंबर जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता और डी नंबर सामाजिक कटुता का पोषक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आदर्शवाद का विरोधी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। प्रश्न नंबर 104 में पूछा है आपको छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी नंबर मुकुटधर पांडे, सी नंबर श्रीधर पाठक और डी नंबर सुमित्रानंदन बंद। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 में दिया है कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ए नंबर भगवती चरण वर्मा, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर मैथिलीशरण गुप्त और डी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 105 का? इसका सही आंसर है आपका बी नंबर जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 106। चलिए प्रश्न नंबर 106 में क्या दिया है? दासत्व जहाँ है वहीं स्तब्ध जीवन है। स्वातंत्र्य निरंतर समर सनातन रण है। उपयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित में से किस रचना से उद्धृत है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, सी नंबर परशुराम की प्रतीक्षा और डी नंबर हुंकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 106 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर परशुराम की प्रतीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 में क्या दिया है? हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने पर हम आते हैं। दूध दूध हो वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? ए नंबर मैथिलीशरण गुप्त, बी नंबर आरसी प्रसाद सिंह, सी नंबर श्याम नारायण पांडे और डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 में क्या दिया है? अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? ए नंबर संधा भाषा शैली, बी नंबर उलटवासी शैली, सी नंबर उपयुक्त दोनों, डी नंबर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर संधा भाषा शैली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 में क्या दिया है? प्रबंध चिंतामणि रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ए नंबर हेमचंद्र, बी नंबर मेरुतुंग, सी नंबर पतंजलि और डी नंबर लक्ष्मीधर। प्रश्न नंबर 109 में आपसे पूछा है प्रबंध चिंतामणि रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मेरुतुंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 क्या है आपका? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, जिसका आधार निम्नलिखित ग्रंथ समूह में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी मीन्स ए, बी और सी। ए में दिया है कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पृथ्वीराज रासो। बी में दिया है विजयपाल रासो, हम्मी रासो और खुमान रासो। सी में दिया विद्यापति पदावली, खुशों की पहलियां। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। प्रश्न था आपका, पंडित रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, जिसका आधार निम्नलिखित ग्रंथ समूह में से कौन सा है? तो ये पूरा समूह, तीनों समूह आ जाएंगे। इस प्रकार इसका सही आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 क्या है? तिलक फांट में टाइपों की संख्या कितनी थी? प्रश्न है आपका, तिलक फांट में टाइपों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 193। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 क्या है? वह नाटक जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के विनोदपूर्ण दृश्य चित्र किए गए हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 112 में पूछा, वह नाटक जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के विनोदपूर्ण दृश्य चित्र किए गए हैं। ए नंबर सजाद संबुल, बी नंबर देवा छर चरित्र, सी नंबर चंद्रावली और डी नंबर शमशाद शोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 112 का? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर देवाक्षर चरित्र। कौन सा आ जाएगा? देवाक्षर चरित्र। देखिए ये जो देवाक्षर चरित्र है पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखित प्रहसन है, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के अत्यंत विनोदपूर्ण दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है? ए नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर आचार्य महावीर प्रसाद और डी नंबर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 में क्या दिया है? सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये सूची 1 में संप्रदाय दिया है और सूची 2 में प्रवर्तक दिया है। इनका सही मिलान करना है और जो नीचे कूट दिया है उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूची 1 में संप्रदाय के नाम दिए, श्री संप्रदाय, बी नंबर ब्रह्मा संप्रदाय, सी नंबर रुद्र संप्रदाय और डी नंबर सनकादि संप्रदाय। और श्री संत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, ब्रह्मा संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के निम्बाचार्य और सनकादिक संप्रदाय के विष्णु स्वामी। तो ये उनके सामने दिए, ए के सामने 1 नंबर, बी के सामने 2 नंबर, सी के सामने 3 नंबर और डी के सामने 4 नंबर। तो आपको सही क्रम इसका चुनना है कि सही मिलान करके आपको बताना है कि इसका सही कूट क्या होगा। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 114 है और इसमें सही आंसर क्या होगा आप चुन सकते हैं। सोचिए पहले। इसका सही आंसर आ जाएगा ए का पहला, रुद्र संप्रदाय। इसका संबंध किससे है? रामानुज से है। फिर बी का संबंध है दूसरा माधवाचार्य से। ये मिस हो गया, फिर से बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे जो दिया है आपका, जो ए का संबंध है श्री संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर रामानुजी रहेगा। फिर बी का संबंध दूसरे से है, तो बी का संबंध दूसरा बिल्कुल सही है, उसके सामने वाला ही। और सी का संबंध चौथे से रहेगा विष्णु स्वामी से। और डी का संबंध रहेगा सनकादि संप्रदाय का संबंध, ये तीसरे से। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 114 है उसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 में क्या दिया है? कवि बनारसी दास की रचना अर्ध कथानक निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य विधा है? ए नंबर नाटक, बी नंबर कविता, सी नंबर आत्मकथा और डी नंबर कहानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आत्मकथा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं थे? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कहानीकार नहीं थे? ए नंबर मोहन राकेश, बी नंबर राजेंद्र यादव, सी नंबर कमलेश्वर और डी नंबर डॉक्टर रामवर सिंह। तो बताइए यहाँ से सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित चारों में से कौन कहानीकार नहीं थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर डॉक्टर नामवर सिंह, ये कहानीकार नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित हैं? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। देखिए आपको यहाँ पे कौन से नाटक, यहाँ 4 नाटकों के नाम दिए हैं, इनमें से कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित है? कूट के द्वारा सही उत्तर देना है। पहला नंबर दिया आषाढ़ का एक दिन, दूसरा नंबर दिया लहरों के राजहंस, तीसरा दिया आधे अधूरे और चौथा दिया अंधा युग। ये 4 आपको क्या दिए? नाटक के नाम दिए। इनमें से बताना है कि कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित, कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, यानी कि जो 1 नंबर हो गया आषाढ़ का एक दिन, फिर दूसरा नंबर लहरों के राजहंस और तीसरा है आधे अधूरे। ये जो कौन से नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित है? तो ये तीनों नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 118।
प्रश्न नंबर 118 में क्या दिया हुआ है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में प्रकाशन तिथि दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो कूट दिया है इसमें सही उसका मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पे जो पुस्तक है वो किस प्रकाश तिथि में लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बताइए, सोचिए। प्रश्न नंबर 118 का सही आंसर है आपका कौन सा होगा। जैसे आषाढ़ का एक दिन ये कब लिखी गई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला ही रहेगा सन 1958 में। फिर मादा के कट्स, इसका आंसर सही आ जाएगा आपका 2 नंबर सन 1959 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंधा युग, ये कब लिखा गया है, इसकी प्रकाशन तिथि क्या है, सन 1955। और कारवा की प्रकाशन तिथि है सन 1971। तो देखिए हमने यहाँ आपको मिलान करके बता दिए। ये नंबर दिया आषाढ़ का दिन की प्रकाशन तिथि कब की है, तो आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा सन 1958। मादा के कट्स की प्रकाशन तिथि कब है, 2 नंबर सन 1959। अंधा युग की प्रकाशन तिथि कब है, सन 1955। और कारवा की जो प्रकाशन तिथि है ये सन 1971 में है। तो यहाँ पे आपने मिलान कर लिया। अब सही कूट क्या होगा, तो यहाँ इसका सही कूट आ जाएगा सी नंबर, पहले का ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 क्या है, निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया गया। ए नंबर श्री नारायण चतुर्वेदी, बी नंबर विद्यानिवास मिश्र, सी नंबर रघुवीर सहाय और डी नंबर अमृत राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 119 में आपसे पूछा है कि निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर विद्यानिवास मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया। ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर निराला, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर प्रेमचंद। प्रेमचंद विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 120 का सही आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121 में क्या कहा है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी विधा है। प्रश्न नंबर 121 में प्रेमचंद द्वारा लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी विधा है। ए नंबर कहानी, बी नंबर उपन्यास, सी नंबर जीवनी और डी नंबर नाटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जीवनी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 उपन्यासों के नाम दिए हैं। इन 4 उपन्यासों में से बताना है आपको कि कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है। ए नंबर मैला अचल, बी नंबर रतिनाथ की चाची, सी नंबर गंगा मैया और डी नंबर टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर टेढ़े मेढ़े रास्ते। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का मैला अचल, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची और जो भैरव प्रसाद गुप्त की है गंगा मैया आंचलिक उपन्यास है। जबकि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते एक सामाजिक पारिवारिक उपन्यास है जिसे राजनीति को भ्रष्टाचार का स्रोत बताया गया है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। पुष्पदत्त का समय है। प्रश्न नंबर 23 में पूछा है आपको पुष्पदत्त का समय है। ए नंबर 8वीं सदी, बी नंबर 10वीं सदी, सी नंबर 12वीं सदी और डी नंबर 14वीं सदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 10वीं सदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 में क्या दिया है, कनकामर मुनि हैं। प्रश्न नंबर 124 में क्या पूछा है, कनकामर मुनि हैं। यह नंबर 9वीं सदी के, बी नंबर 13वीं सदी के, सी नंबर 11वीं सदी के और डी नंबर 7वीं सदी के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 13वीं सदी के। जो कनकामर हैं मुनि हैं ये कब के हैं, 13वीं सदी के हैं। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 125। साथियों आपको मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1 को 2 पार्ट में बांटा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मैंने प्रश्न 1 से 50 तक बताया था। ये पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से 125 तक बता रहा हूँ। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 आपको बताते जाऊँगा। जो आपकी MP TET परीक्षा वर्ग 2 की होने वाली हिंदी विषय की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 में क्या कहा है, सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। प्रश्न नंबर 125 है आपका सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए नंबर उपेंद्रनाथ अस्क, बी नंबर अगेश, सी नंबर यशपाल और डी नंबर अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर उपेंद्रनाथ अस्क। प्रश्न था आपका सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक कौन है, तो आप आंसर बताएंगे उपेंद्रनाथ अस्क। जो गिरती दीवारें हैं, जो आपका जो उपन्यास है गिरती दीवारें, उपन्यास में अस्क ने सामाजिक विषय वस्तु को व्यक्ति परक दृष्टि से चित्रित किया है। इसी उपन्यास ने मध्यवर्गीय द्वंद्व को रेखांकित करने के कारण काफ़ी प्रचलित रहा है ये। तो ये आपका प्रश्न नंबर 125 का
सही आंसर क्या होगा? उपेंद्रनाथ अस्त। इस प्रकार साथियों आपके यहाँ पे 125 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको इस वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 51 से 125 तक प्रश्न बताया हूँ। साथियों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।